हेलो। सो वेलकम बैक। और ये लेक्चर नंबर 8 पीवाईक्यू। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया पूरा। कुछ पीवाईक्यूज के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने ज़रूरी है कि कैसे करना है। अब इसमें जैसे ये रीसेंट एग्जाम में आया हुआ है आपके टू मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस r and this one having surface charge density sigma. If they brought in contact they and then separated, the surface charge density on smaller and bigger sphere of become sigma 1 and sigma 2 respectively. रेशो पूछा इसमें। अब अगर कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर अगर कांटेक्ट में आएगा दे हैव द सेम पोटेंशियल। एक चीज याद रखेगा, इफ यहाँ कंडीशन आपको समझाई जाती है इसकी। लेट मी हैव दिस वन, मेक श्योर। ओके, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व कि यहाँ पे इफ एनी conducting sphere are in contact and this is the basic property of the metal। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम अद्भुत कुछ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ रेडियस पे भी दिया हुआ है इफ एनी कंडक्टिंग स्फेयर आर इन कॉन्टैक्ट दे आर इन सेम पोटेंशियल। सिंपल, बराबर। दो लोगों के बीच में दोस्ती कभी हो सकती है जब वो दोनों बराबर के हों, या दोस्ती पे तो अपन बात नहीं करते, विच इज द सिंपल थिंग। अब यहाँ पे मानो एक के पास आर है, दूसरे के पास दुश्मन है। फॉर कंडक्टिंग स्फेयर हमको एक चीज पता है ये कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर ले तो आप इस तरीके से भी मान सकते हैं दिस वन। तो अगर V इज इक्वल टू करूं तो ई आर होगा, है ना, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे अगर मैं बोल दूं कि दोनों का पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2 है, मैं बोल रहा हूं ये बात, V1 इज इक्वल टू V2 है, ये आर है बेटा, याद रखना। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2 है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल, मतलब E1 इज इक्वल टू R1, E2 इज इक्वल टू R2। तो यहाँ पे आपका और उन पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी सरफेस चार्ज पे। तो सिग्मा 1 R1 सिग्मा 2 R2, तो कर तो इसको, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। कितना आ रहा है पटाख से, सिग्मा 2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, तो ये आपका आ जाएगा 3R अपॉन R, R गॉट कैंसल आउट, आंसर विल बी 3। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल, फटाक से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई लोचा कुछ नहीं, जस्ट एज इट इज सिंपल। बढ़िया, आराम से करो, एक नंबर क्वेश्चन था, फ्री के मार्क्स थे। अब दूसरा आ जाओ, अरे बहुत बढ़िया, रीजन एंड असर्शन, इसी में तो मजा आता है और यही सबसे ज्यादा दिक्कत भी देता है। अरे सर नहीं होता, गिवन बिलो आ जाओ क्वेश्चन, और रिसेंट का ये गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड, छोड़ो ये कहानी पढ़ते नहीं अपन, अपने को आता है ये सब। Work done in moving a test charge between 2 points inside a uniformly charged sphere is zero no matter which path is chosen। पहली बात, अगर आप समझ पा रहे हो तो वर्क डन बात की जा रही है, कहाँ गया ये तो मैं आपको अभी 12th पे बात भी नहीं कर रहा, ये तो मैं सीधे 11th पे बात कर रहा हूँ वर्क डन पे। वर्क डन तो कैसा फोर्स होता है, जनरली हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता विच पाथ इज चूजन, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बीच से कोई मतलब नहीं, तेल लेने जाए। रीजन क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सेल इज कांस्टेंट एंड इज सेम एज दैट ऑफ द सरफेस सेल। ये वाला जो टॉपिक है ये आता है चैप्टर 2 से, अगर मैं साफ साफ बताऊं चैप्टर 2 पोटेंशियल वाले चैप्टर से। और भी अगर डिटेल में बताऊं तो ये टॉपिक आएगा आपका इक्वी पोटेंशियल से, इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। इक्विपोटेंशियल ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये अभी हमने फर्स्ट चैप्टर किया है, सेकंड नहीं किया है, और ये जो टॉपिक आते हैं या क्वेश्चन आते हैं ये पूरा कंबाइंड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, विच इंक्लूड 2 चैप्टर्स। तो इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आपको मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर देता जाऊँ। इक्वी मीन्स होता है इक्वल, और पोटेंशियल मतलब होता है सेम, मतलब सेम पोटेंशियल। ऐसे सर्फेसेस जहाँ का पोटेंशियल सेम हो, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 अगर है तो वो दोनों इक्वी पोटेंशियल है। अब यहाँ पे एक तो कंजर्वेटिव की बात है, दूसरा इक्वी पोटेंशियल की बात है। अब यहाँ सीधा सीधा समझो, हमको पता है E इनसाइड, अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा E इनसाइड अगर ये कितना होता है 0, E इनसाइड 0 तो चार्ज भी 0, चलो चार्ज पे भी नहीं जाते, E इनसाइड 0 तो यहाँ पे आ जाओ V इज इक्वल टू 0, 0 होगा या कांस्टेंट होगा, देयर इज अ डिफरेंस, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट, कांस्टेंट। ठीक, अगर E इनसाइड 0 तो ये कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि याद करो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लास्ट लेक्चर में बोला था ये होता है, अगर E 0 तो dV अपॉन dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही बात तो मैं बोल रहा था यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर दूंगा, इसको जूम इन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज तो हो गई, तो अब आपको पता है कि VB मतलब दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल 0 है। अब दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल 0, तो फिर ऑप्शन कहाँ से करें इसको मैच, कुछ है ही नहीं हमारे पास, या तो दोनों पोटेंशियल बराबर है। तो पहला वाला तो ट्रू है भाई, V यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं VA इज इक्वल टू VB, फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड का कोई कहीं से कुछ है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सेल इज अ कांस्टेंट एंड इज सेम एज दैट ऑन सरफेस, नहीं बराबर बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है भाई। पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है आप समझो, तो पहला वाला जो है ये जो रीजन लिखा है इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन दिस वन इज कांस्टेंट सेम, सेल का सरफेस का अलग होता है, इनसाइड 0 सरफेस का R पे रहता है, मैक्सिमम रहता है, याद रखेंगे। तो इसीलिए A इज ट्रू R इज फॉल्स, बराबर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन लग बहुत सिंपल रहा है, थोड़ा इस पे दिमाग लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सेम एग्जाम का ही है, किसी शिफ्ट का होगा, इवनिंग का होगा या मॉर्निंग का होगा पता नहीं, लेकिन सेम डेट का। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर टू इरेगुलर मेटालिक disk shown in figure, this one, charge density at given point, then choose the correct answer of the following option। ये ऑप्शन दिया होगा, which one is the correct। अब अगर इसमें समझो, ये आपके पास डिस्क है, पहली चीज डिस्क क्या होती है, एक पतली सी मेटल रिंग, मतलब इस तरीके से, अरे क्या बन गया, एक डिस्क है। उस डिस्क से अगर मैं बताऊं या समझने की कोशिश करूं, बताऊंगी नहीं, समझने की कोशिश करूं, तो ऐसा कुछ है ये शेप, जोकर की टोपी, वैसे भी टिकटॉक आ ही रहा है, आ गया है, मुजरों करने वालों की तो कमी नहीं है जीवन में, है ना। कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, और कई मुजरे वाले तो बहुत आई इस साइड। अब यहाँ पे ये है 4, ये है 2, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है दोनों। अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये मान लेते हैं R वेक्टर है, रेडियस वेक्टर, R वेक्टर, ये R1 कर दो, ये थोड़ा कलर दिख नहीं रहा है, मेरे को ही नहीं दिख रहा, आपको क्या दिखेगा, R1 कर दो, इसको R2 कर दो, ये दोनों सेम हो जाएंगे फिर। तो मतलब यहाँ पे एक कंसिडरेशन है कि ये दोनों सेम है, बराबर। ये वाले सेम वाले देखो, अरे भाई साहब सब में ही सेम दे रहा है कंडीशन, 5 के 5, तो ये तो नहीं होगा, नहीं इसमें तो कंडीशन ही नहीं। चलो ठीक है, ये दोनों एक हमारे पास ये रिजल्ट है। दूसरा, अगर इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे बात करें, तो ऊपर वाला तो ज्यादा दूर है ना, ये वाली डिस्टेंस, इफ वी ड्रॉप, ये R1 है, ये भी R1 होगा, ये R2 है, ये मान लेता हूं R3, तो R3 इज व्हाट, R1 माइनस, सॉरी R2 माइनस करेंगे R3 करो, तो विच वी गॉट दिस वन, R32 इज अ पोजीशन वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, क्या σ1 इज ग्रेटर देन σ3, देन अब
ये हमारे पास कंडीशन आई। अब इस दोनों को कंबाइन करके वी विल हैव द सोल्यूशन फॉर इट। सोल्यूशन क्या आएगा कि भाई आप सीधा सीधा, या तो दूसरा ऑप्शन इसका भी, मतलब इस पे पहले आ जाते हैं हमारे पास, सिग्मा 1 ग्रेटर सिग्मा 3 ग्रेटर सिग्मा 2 कर दो, 4 कर दो, 2 कर देते हैं इक्वल टू सिग्मा 4। ये करेक्ट होगा। अब ये जिस में मैच कर रहा होगा वो देखते हैं। पहले में कर रहा हूँ, देखो सिग्मा 1 इज सिग्मा 3, वो दोनों इक्वल। बी में भी कर रहा है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर, भाई 1 बड़ा है तो 2 से तो बड़ा होगा ही। इस वाले में भी करेक्ट, सी में भी करेक्ट है, डी में नहीं है। डी में ये तो सरासर गलत है और ये भी गलत है। तो बचा कौन सा, ए बी सी। ये डी ऑप्शन करेक्ट, ए बी सी तीनों सही, ये सही, ये सही, ये सही। दूसरा टाइप जो हो सकता है इसका, वो हो सकता है, हम बात करते हैं, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया सोल्यूशन का। दूसरा टाइप भी इसका सॉल्व कर सकते हैं, वो और आसान हो जाएगा। ये तो आपने समझा डिस्क की तरफ। अब अगर आप रेडियस कंसीडर कर रहे हो, ये शॉर्ट ट्रिक वाइज पे हमने बात कर ली, कॉन्सेप्चुअल पे। अगर मेरे को और समझना है इसमें, तो एक ऐसे माना मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। सेकेंड मेथड, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ROC। इसको थोड़ा सीधा लिखते हैं, यही घूम गया, इसको यहां रखो, अरे मिटा ही लेते हैं, छोड़ो, वापस लिख लेते हैं, इतने भी हलाल नहीं होने चाहिए। सेकंड मेथड पहले से तो आ ही गया समझ में। सेकंड मेथड में यहाँ पे देख लेते हैं, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई सीधा सा है, उस ये जो कर्व आपके पास आया इस कर्वेचर पे देख लो। अब सीधा सीधा है कि फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में है ही नहीं, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, फर्स्ट वाले का। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वाले का, मतलब कम है। अब जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर इस वाले पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहां मैक्सिमम होगी, इस वाले पॉइंट पे मिनिमम होगी। इन दोनों का तो कंसीडरेशन ही नहीं ले रहे हम, ये दोनों की बात भी नहीं कर रहे, छोड़ दो, फेंक दो इसे। पहले और तीसरे में दिक्कत थी ना, सेकंड और फोर्थ तो बराबर ही होंगे, पहला ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ दिस वन। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसको हम जोड़ते हैं किससे, करंट, सॉरी, चार्ज डेंसिटी से। तो ये भी बन जाएगा, रद्दी सा क्वेश्चन है, ऐसे मेंस हो जाएगा बेटा, आराम से पढ़ो। अब अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ भाई पढ़े जरा, ट्राई करें। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर एज यूनिफॉर्म लीनियर, दिस वन, ओके डन, ये तो मिल गया हमको कुछ काम का। नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन क्यूब ऑफ दिस वन इज दिस वन, पासेस थ्रू टू कॉर्नर ऑफ दिस वन, मैक्सिमम, ओके डन, पढ़ ली। एक्स निकालना है, सबसे फेवरेट काम मेरा, क्यूब बनाना। क्यूब बनाना बोला है, कुछ और नहीं। अब अगर यहां पे समझें कि डायगोनली से आ रहे हैं, विच इज डायगोनल की लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में ना, बराबर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक सेकंड यहां पे देखते हैं जरा, सेंटीमीटर तक तो आ गए। अब इसके बाद इसमें क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी, होप, व्हाट आर द होप। सीधा सा क्वेश्चन है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन, देख लेते हैं हम, ठीक है। और इसके बाद जस्ट सेकेंड, ओके, तो ये है हमारे पास डायगोनली, हमने देख लिया डायगोनल में क्या बन रहा है इसमें। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेस फ्रॉम इट द टू कॉर्नर्स। एक्स की वैल्यू पूछी है और कुछ नहीं मिला, ये बता दिया गया, ये हमको पता है। सीधा सीधा सब तुमको पता है, डायगोनल का एक क्यूब में लेंथ कितना होता है, √3a, बराबर, क्लियर है ये बात। और कुछ दिया क्या, अच्छा ये, लेकिन लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा, √3a, ये चीज क्लियर। अब लेंथ ये है, अब देख लेते हैं चार्ज कितना हो सकता है,
Q, जिसको हम बोलते हैं चार्ज एनक्लोज्ड, Q इज इक्वल्स टू कितना आएगा, लेमडा अपॉन लेमडा इंटू ए। तो लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10⁻⁻⁹। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3 इंटू 10⁻⁻²। बराबर, कोई दिक्कत इसमें कहीं से कहीं तक नहीं। और कुछ है क्या, देखो इस क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा है, गॉस ही निकालना है और कुछ निकालना है, नहीं निकालना है और कुछ। अब बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आप चाहो तो इसमें सीधे सीधे फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन रखो, काम खत्म हो जाएगा। या तो ये तरीका ले लो, या तो 1/4 वाला ले लो, तो आपको उसमें भी आसानी हो जाएगी। तो इससे भी कर सकते हो 2 इंटू, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना हुआ, इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² अपॉन फ्लक्स, इसकी वैल्यू आप रख दो ऐसे। तो while solving you will near about 2 point, की वैल्यू आपको मिलेगी जब आप सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब मान लो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो उससे मिलता जुलता हमारे पास यही आंसर है। पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 यूज करते हैं तो ये जो आ रहा है डेट इज 2.16 पाई। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दिस इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट। अदरवाइज यहाँ क्या होता है, एप्सिलॉन की जगह वी हैव टू यूज दिस वन, द 1/एप्सिलॉन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे 4 पाई, हमें डायगोनल की सीधी लेंथ दी थी ना, यहाँ पे एक ये चीज आप करेक्ट करोगे कि भाई डायगोनल की सीधी लेंथ दी हुई है √3 सेंटीमीटर, बात खत्म। ठीक, ईच साइड इज गिवन एज √3 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो इसमें 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय, तो ये नहीं करना पड़ता हमें, ठीक, 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, 9 से 9 कट गया, 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, देख ले भाई कितना बन रहा है ये। तो सॉल्व कर सकते हैं हम ऐसे भी इसको। तो ये आ गया हमारे पास 2.446, डिवीजन में कुछ नहीं है अपने पास, तो माइनस में ही तो है, नियर अबाउट 2.16 pi. This will be the correct answer. Done. Simple. अब इसके बाद आपको जो क्वेश्चन है वो है ये वाला, जेई मेंस 24 का शिफ्ट है टू अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कि सीधी सी बात है, 2 बॉल हैं, ठीक, दोनों कांटेक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो टोटल चार्ज है इस पे 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम का, देन रिमूव टू द डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स ऑफ रिपल्शन टू दिस वन, मतलब कि जब वो दोनों अब अलग होंगे तो वो ऑब्वियस ही बात है एट सम डिस्टेंस दे आर डिफरेंशिएटिंग। अब जब वो डिस्टेंस पे अलग होंगे तो चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट बाय दिस वन। अब जो ये डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है r। अब इस r का क्या किया जाए, सिंपल है भाई, कूलम लगाओ। ये कॉन्सेप्ट आपको बस सीखना है कि भाई अगर अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर अगर कांटेक्ट में आते तो दोनों के बीच में चार्ज बढ़ जाएगा। तो बस उठाओ, कूलम को याद करो, Q/2 मल्टीप्लाइड बाय Q/2 अपॉन r² मल्टीप्लाइड बाय k की वैल्यू छूट गई थी तो k लगा था। तो बस सब कुछ है हमारे पास मेरे ख्याल से। फोर्स ऑफ रिपल्शन इज देयर दैट वी आर अंडरस्टूड विच इज दिस वन, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन दिया हुआ है, और चार्ज इज ऑल्सो 9 इंटू 10⁻⁻3, और Q आपको K की वैल्यू दिस वन, Q की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻8, वो 2 है तो वो स्क्वायर पे जाएगा,
इंटू एक, हम सीधा वाला मेथड यूज करते हैं अपन जो नीचे क्लासेस पे हम पढ़ कर आए हैं, आर स्क्वायर, तो यही तो निकालना है सर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9 से, तो 9 कटा, और कुछ कट रहा है क्या, ये 16 हो जाएगा, -16, -16 में से 9 गया तो 6 माइनस का है, माइनस माइनस 6 का ही, तो और की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 से 4 भी तो कट रहा है, 4 बचा, तो ये स्क्वायर पे है, तो ये 2 सेंटीमीटर है क्या इसका आंसर? ऑप्शन है 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे और कोई ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, ये इस साल ही आया हुआ है आपके एडवांस के पेपर में, और इस साल अगर आप समझो इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ सेम लेंथ L with radius √2r and 2r are kept as shown this one. The charge on the linear cylinder is Q and the outer cylinder is grounded। मतलब ये वाला सिलेंडर क्या किया गया है, ग्राउंड कर दिए हैं, और 2 सिलेंडर है, ठीक है। आपको ऊपर से यहाँ पे एक मटेरियल भी डला हुआ है डाई इलेक्ट्रिक का, इस वाले पार्ट पर, ये वाला जो खाली पार्ट है इस पे एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी डला हुआ है, विच हैविंग दिस वन, के की वैल्यू ये है। कंसीडर इमेजिनरी पोल ऑफ L, ओके, ये एक पोल है, आपको इमेजिन करवा दिया गया, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आराम से करना है। तो ये जो टॉप व्यू आपको देखने मिल रहा है, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को ही हम उठाकर सॉल्व करेंगे। अभी हमको एंगल भी कुछ नहीं पता, एंगल आइडिया है कि आपको नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं दिया गया। ये वाली लेंथ मेंशन है √2r और ये वाली लेंथ मेंशन है 2r। इन दोनों के बीच में जो लाइन ऑफ एक्सिस है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉन प्लेन है, उस पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस r है। अब अगर आप समझो इस चीज को, तो यहाँ पे इस तरीके से हम बनाते हैं इसको, एक ये बना हमारा, दूसरा ये बना हमारा, और कुछ है क्या यहाँ पे, जरा देख लें एक बार, नहीं क्लियर है मेरे ख्याल से, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। ये सरफेस है, अब इस सरफेस पे एक लाइन है यहाँ पे, हम उसी चीज को बना रहे हैं दोबारा से। अब ये जो लाइन है ये मान लेते सेंटर है R, ठीक है। अब ये जो सेंटर R है ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक। सेम इस तरीके से, इस तरीके से, बराबर। थोड़ा सा डायग्राम रफ पे है तो उस पे समझना। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये मेंशन है कितनी, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये है मेंशन √2r और ये वाली मेंशन है 2r। अब अगर रेश और ये वाला r है, तो यहाँ से सीधे वो निकाला जा सकता है, रेशो से हम एंगल्स निकाल सकते हैं। अब जब एंगल निकालने जाएंगे इस वाले पे, तो एंगल कितना आएगा, अगर आपको आइडिया है कि अभी थीटा पे भी नहीं आ रहा, मैं सिर्फ एंगल पे बात कर रहा हूँ, एंगल कितना आएगा, cos थीटा बेस अपॉन आपका हो जाता है कितना, तो बेस r अपॉन √2r, r से r कैंसिल, 1/√2, तो थीटा की वैल्यू इस वाले सेटअप पे कितनी आ जाएगी, 1/√2, तो 45 डिग्री, ठीक। ये छोटे वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल कितने का, 45 डिग्री का। दूसरा वाला जो थीटा है, cos थीटा उस पे लगाओ, r/2r, तो 1/2, विच इज ऑलमोस्ट 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सीधा है कि आप चाहो तो डायरेक्ट कर जाओ कि भाई इसमें व्हाट इज द डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें आप देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, एंगल का ये 60 डिग्री है, तो व्हाट इज द एंगल डिफरेंस हियर, एंगल डिफरेंस इज 15 डिग्री, 15 डिग्री ऊपर से 15 डिग्री नीचे से, तो सीधा सीधा कर दो इसमें, आप चाहो तो सीधे कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, तो आप निकाल सकते हो कॉस का, मतलब 30 डिग्री। लेकिन ये इस सेटअप का हमको दिया हुआ, एक साइड हमको व्यू करवा, लेकिन सरफेस पे पूरा का पूरा फ्लक्स है, तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आप सीधे सीधे उससे डिवाइड कर लो। तो आपके पास अगर मैं सीधे बताऊं इसका आंसर, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/F, लेकिन मटेरियल है तो ये हो जाएगा कितना, K/0, ठीक है। तो Q टोटल चार्ज, तो Q दिया हुआ है 5/, मल्टीप्लाइड बाय 30/360, तो कितना हो जाएगा ये 1/, अरे भाई काट दो, 30 को
3 3 12, तो यू विल हैव फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय 60 एप्सिलॉन। ये वाला आंसर करेक्ट है। ये आसान तरीका, लेकिन इसका इलेबोरेटेड फॉर्म, ये जो चीजें यहाँ पे हुई ना, ये एंगल निकाला आपने, एंगल पता कर लिया कि वहां से एंगल कितना बन रहा है। एंगल निकालने के बाद आपने क्या किया कि इस वाले सेटअप पे हमने काम किया, ये कि भाई फाइंड द डिफरेंस, कितना डिफरेंस हो रहा फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो आपको मतलब क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है गॉस और कितना इजी है। यूं फटाक से यूं क्वेश्चन हो जाते हैं बस, लेकिन आना चाहिए। दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द गॉस, वो बनना चाहिए आपको। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, और ये रहा आपका आंसर। सीधे सीधे मतलब शॉर्ट में खत्म किया, ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। तो आपके पास ये आंसर रहेगा। तो ऐसे ही आपको एडवांस के क्वेश्चन भी बड़े आसान से हो जाएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके लिए कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट पार्ट ताकि आप ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया कर पाएँ। क्लियर ही बात? ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड